नमस्कार विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत हिंदी शब्द विवेचन के में हिंदी शब्द के जो विविध अर्थ थे उसके बारे में विशद चर्चा की। पहले हमने व्युत्पत्ति परक अर्थ लिया, उसके बाद साधारण भाषा परक अर्थ में उसका विवेचन किया। अब हम जो तीसरा विवेचन है वो विशेष भाषा परक अर्थ में करेंगे। 1424 ईसा में सरफुद्दीन ने तैमूरलंग और उसके परिवार के बारे में ज़फ़रनामा लिखा है, जिसके अंतर्गत एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि राव हिंदी शब्द है। यह हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत की उस भाषा के लिए हुआ है जो हिंदुस्तान के उस भूभाग की भाषा थी जिसकी सीमा पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक जा पहुंचती है। इस भूभाग के निवासी साहित्य, पत्र पत्रिका, शिक्षा दीक्षा, बोलचाल आदि में इसी भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं। इसी को कबीर ने संस्कृत खारी कूप जल भाषा बहता नीर कहकर भाषा कहा है। इसी को जायसी ने लिखी भाषा चौपाई कहे कहकर भाषा बतलाया है। इसी को भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती कहकर तुलसीदास ने भी भाषा पुकारा है। और इसी को भाषा बोली न जानही जेही के कुल के दास कहकर केशवदास ने भी भाषा ही बताया है। संस्कृत के सभी ग्रंथों की भाषा टीका शब्द भी इसी की ओर संकेत करता है। और भोजपुरी, मगही, मैथिली, राजस्थानी, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी एवं पहाड़ी बोलियां भी जिसके अंतर्गत आ जाती है। इसी भाषा को खुसरो ने हिंदवी या हिंदुई कहा है और लिखा है कि तुर्क हिंदुस्तानियत मन हिंदवी गोयम जवाब, अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, हिंदी में जवाब देता हूँ। जायसी ने भी तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती आही कहकर इसी हिंदी भाषा की ओर संकेत किया है। इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी में लिखा है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिससे हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। यहाँ पर मुंशी इंशाअल्लाह खान का हिंदवी से तात्पर्य इसी हिंदी भाषा से है। इसका अर्थ यह है कि 19वीं शताब्दी तक हिंदी का इतना रूप स्पष्ट हो चुका था क्योंकि उधर उर्दू का भी आविष्कार हो गया था। इसलिए 1812 ईसा में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में कैप्टन टेलर ने स्पष्ट कहा था कि मैं केवल हिंदुस्तानी या रिक्ता का जिक्र कर रहा हूँ जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी। इस कथन से हिंदी भाषा का और स्पष्टीकरण हो जाता है, अर्थात हिंदी से तात्पर्य उस भाषा से था जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं होता था और उर्दू भाषा वह थी जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग होता था। इस प्रकार उर्दू को छोड़कर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग को संपूर्ण बोलियां एवं भाषाएं हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह पता चलता है कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती है। और विद्यार्थियों, हमने जिसका बहुत ज़्यादा विशद विवेचन अपने पूर्व के व्याख्यान में भी किया था, मैं रिपीट कर रही हूँ या उसकी पुनरावृत्ति कर रही हूँ। पहली है राजस्थानी उपभाषा जिसकी 4 बोलियाँ हैं। 18 बोलियाँ जो है उसमें से पहला जो समूह है वो राजस्थानी उपभाषा जिसकी 4 बोलियाँ, मेवाती, अहिरवाटी पहली, मालवी दूसरी, तीसरी जयपुरी हाड़ौती, चौथी मारवाड़ी और मेवाड़ी जिसको हम उत्तरी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी और
कौन सी रहेगी? पश्चिमी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी, ये 4 राजस्थानी के रूप में वर्गीकरण करके भी पढ़ सकते हैं। ये 4 उपबोलियाँ हो गई। अगली हम लेते पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं, जिसमें बांगरू, कौरवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। इसके बाद तीसरी जो वर्गीकरण है वो पहाड़ी उपभाषा है, जिसकी 2 है, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। फिर अगला वर्गीकरण पूर्वी हिंदी भाषा, जिसकी 3 बोलियाँ, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर अगली जो 5वां जो वर्गीकरण है वो बिहारी उपभाषा है, जिसकी 3 बोलियाँ है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इस दृष्टि से हिंदी बोलने वालों की संख्या अब तो बहुत ज़्यादा हो गई। इस जो मैंने लिया उसमें 15 करोड़ है, लेकिन अब तो इससे काफ़ी आगे हम चले गए। विश्व में यह तीसरी भाषा मानी जाती है। सांस्कृतिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी का यह व्यापक अर्थ है। जैसे कुछ विद्वान उर्दू को भी हिंदी की ही एक उपभाषा मानते हैं, और यह मान्यता भी ठीक ही है, क्योंकि केवल शब्दों को छोड़कर शेष विभक्तियाँ एवं क्रियापद उर्दू में भी हिंदी के ही प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में जो शब्द भंडार है उसका आधार संस्कृत है, और उर्दू के जो शब्द भंडार है उसका आधार अरबी फारसी है। बस ये एक भेद है, बाकी क्रिया और विभक्तियाँ दोनों में एक समान है। किसी भी भाषा का रूप शब्दों से नहीं अपितु विभक्तियों एवं क्रियापदों से ही जाना जाता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं तो उर्दू हिंदी की ही एक उपबोली ठहराई जाती है। जैसे यदि कोई कहे कि कॉलेज ने टीचर के टाइम टेबल डिस्कस किया, इस वाक्य में कॉलेज, टीचर, टाइम टेबल और डिस्कस 4 शब्द अंग्रेजी के आए, जबकि मैं और ने ये दोनों विभक्तियाँ तथा क्रिया शब्द हिंदी का है। इस आधार पर उक्त वाक्य को संसार में कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी का नहीं कहेगा, अपितु सभी हिंदी का वाक्य कहेंगे। इसी आधार पर उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की बहुलता होने से उसे पृथक एवं स्वतंत्र भाषा नहीं माना जा सकता, अपितु वह भी हिंदी की ही एक विभाषा है। अब हम अगला वर्गीकरण लेते, किस आधार पर हिंदी शब्द का जो अर्थ निकलता है वो भाषा वैज्ञानिक अर्थ। भाषा वैज्ञानिक अर्थ में हिंदी को कैसे जाना जाता है? हिंदी साहित्य की दृष्टि से भले ही 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां तथा एक विभाषा उर्दू के समूह को हिंदी कह सकते हैं, परंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी का अर्थ इतना व्यापक नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी को ही हिंदी माना जाता है, जिसके अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली आती है, और जो केवल मध्य देश या अंतर्वेद की भाषा है। यदि इस भाषा का केंद्र आगरा माना जाए तो उत्तर में हिमालय की तराई तक, दक्षिण में नर्मदा की घाटी तक, पूर्व में कानपुर तक और पश्चिम में दिल्ली से कुछ आगे तक इसकी सीमा है। इसके पश्चिम में पंजाबी और राजस्थानी बोली जाती है, पूर्व में अवधी और भोजपुरी बोली जाती है, दक्षिण में मराठी बोली जाती है और उत्तर में पहाड़ी बोलियाँ हैं। पहले विद्वान हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया करते थे, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी को हिंदी से पृथक माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर भी यही ज्ञात होता है कि अंतर्वेद या मध्य देश की प्राचीन भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी नहीं। पूर्वी हिंदी का विकास तो अर्धमागधी से हुआ है। मैंने आपको इसका PDF भी दिया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसी आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि भाषा वैज्ञानिक हिंदी से केवल पश्चिमी हिंदी का ही अर्थ लेते हैं और ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली को ही हिंदी की बोलियां एवं विभाषाएं मानते हैं। परंतु आधुनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो यही ज्ञात होगा कि हिंदी से केवल पश्चिमी हिंदी का ही बोध नहीं होता, अपितु पूर्वी हिंदी भी हिंदी का ही रूप है। अतएव हिंदी के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी भोजपुरी ये बोलियाँ आती है। इसके अतिरिक्त उर्दू एवं हिंदुस्तानी भी हिंदी के ही रूप हैं। विद्यार्थियों, एक अन्य अर्थ में जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसको भी हम ले लेते हैं। आधुनिक राष्ट्रभाषा, शिक्षा, समाचार पत्र आदि को दृष्टि में रखकर यदि हिंदी का अर्थ किया, या आज हमारी जो प्रयोजन परक हम हिंदी की बात करते हैं उसके अंतर्गत जो उसका प्रयोजन परक संसार और जो उसकी व्यापकता और उसकी बहुलता है वो इसी के अंतर्गत स्पष्ट होता है।
वापस मैं बोल रही हूँ, आधुनिक राष्ट्रभाषा शिक्षा समाचार पत्र आदि को दृष्टि में रखकर यदि हिंदी का अर्थ किया जाए तब कोई भी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं मानी जाती, अपितु परिनिष्ठित हिंदी को ही हिंदी माना जाता है। क्योंकि इसी हिंदी में BBC लंदन, चीनी रेडियो, मॉस्को रेडियो, वॉइस ऑफ अमेरिका आदि से समाचार प्रसारित किए जाते हैं। इसी में विदेशों के अंतर्गत पुस्तकें अनुदित होकर प्रकाशित होती है और इसी को वहाँ बोलचाल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अतएव विदेशों की दृष्टि में हिंदी से आज ब्रज, अवधी, बुंदेली आदि का बोध नहीं होता, अपितु उस परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का बोध होता है जो भारत की राष्ट्रभाषा है और जिसका विकास 18वीं शताब्दी में हुआ था और जो दिल्ली, मेरठ के आसपास, बिजनौर के आसपास की खड़ी बोली है, जिसमें यह अधिकांश पुस्तकें लिखी जाती है जो सार्वजनिक भाषण के काम में आती है, जिसमें राज्याज्ञाएँ या राज्यादेश प्रकाशित होते हैं, जिसका व्यवहार भारत के सभी सैमुअल शहरों में पाया जाता है, जो आज उत्तरी भारत में शिक्षा दीक्षा का भी माध्यम बनी हुई है। तो देखा विद्यार्थियों, आज हमने इस व्याख्यान में, हमारे पिछले व्याख्यान में और इस व्याख्यान में हमने हिंदी शब्द के जो विविध अर्थ थे उस पर हमने विशद विवेचन किया। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी बताया कि जो ये चर्चा कर रहे हैं वो नेट के अंतर्गत भी इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको इसी तरह पढ़िएगा कि इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो नॉलेज के या जानकारी के, उसको आप नोट करके रखिए अपने कॉपी में या नोटबुक के अंतर्गत। धन्यवाद विद्यार्थियों।